तो भाई अब हम देखते हैं क्लासिकल प्रिडिक्शन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो आपने समझ लिया है। अब हम देखते हैं जो क्लासिकल थ्योरी थी, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, उसकी क्या प्रिडिक्शंस थी रिगार्डिंग स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई पहली चीज़ तो ये, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, वो तो इसको एक्सप्लेन ही, वो तो लाइन स्पेक्ट्रम को सिरे से खारिज करती है। वो तो लाइन स्पेक्ट्रम को तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, किसी भी सूरत में वो लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाँ, जो लॉज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी भाई दिए थे किरचॉफ्स ने, ठीक है, उन्होंने बताया था ना कि भाई जो हॉट बॉडीज़ हैं, भाई क्या बोलते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेज अंडर वेरी हाई प्रेशर, वो क्या एमिट करेंगी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। भैया उन्होंने बताया था ना कि वो क्या एमिट करेंगी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एमिट करेंगी, ठीक है। तो वो तो काफ़ी हद तक फिर भी जो भाई वीन्स लॉ था, वीन्स रेडिएशन लॉ था, या वाइन्स रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं, भाई मैंने आपको पढ़ाया था, उसने जो भाई वाइन्स रेडिएशन लॉ ने भाई जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है उसको तो फिर भी किसी हद तक भाई एक्सप्लेन किया था। क्योंकि आपने भाई देखा था ना कि किस तरीके से जो स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी था, जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम था, वीन्स रेडिएशन लो, वाइन्स रेडिएशन लो, उसको लोअर वेवलेंथ रीजन में तो पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है, लेकिन हायर वेवलेंथ रीजन में डेविएशंस था। लेकिन भाई वो डेविएशन इतना ज़्यादा भी नहीं था, डेविएशन था, लेकिन भाई कुछ तो सिमिलरिटी थी। तो किरचॉफ्स ने जो 3 लॉज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी दिए थे, ठीक है, जो उसमें पहला लॉ था, ठीक है, वो कि भाई हॉट बॉडीज़ क्या एमिट करेंगी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, उसको तो फिर भी जो वाइन्स रेडिएशन लॉ है वो थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रम है कि भाई जो क्या बोलते हैं हॉट गैस होंगी अंडर लो प्रेशर, वो क्या एमिट करेंगी, लाइन स्पेक्ट्रम। और जो भाई कूल गैस होंगी वो कॉन्टिन्यूस रेंज पढ़ने पर क्या शो करती हैं, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, इजंट इट। उसको भाई ये किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्लासिकल मैकेनिक्स के पास इसका भाई किसी तरह कोई भी आंसर नहीं था। चलो फिर भी हम मान लें भाई कि चलो भाई क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर जो बेस्ड हमारा लास्ट एटम था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, चलो उसको यूटिलाइज करते हुए हम कोशिश करते हैं उसको भी एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो आपको अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बताओ कब आया था, 1911 के अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो भाई पहली चीज़ तो भाई रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एक होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप ये बताएं, अगर वो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमेगा तो क्या भाई वो एक्सेलरेट नहीं करेगा? और क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है वो क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में क्या एमिट करता है वो, एनर्जी। तो उसकी खुद की एनर्जी क्या होगी भाई, कम होगी ना। तो इस घूमते हुए पार्टिकल की, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगातार कम होगी, उसकी एनर्जी कम होगी, तो वो लास्ट में एक स्पायरल पाथ फॉलो करते हुए कहाँ उसको टक्कर मार देनी चाहिए, बताओ, न्यूक्लियस के अंदर। मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। जिससे वही एटम क्या हो जाता है, अनस्टेबल। यानी कि ये तो जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये स्पेक्ट्रा भाई खाक एक्सप्लेन करेगा। और चलो हम मान भी लें भाई कि किसी तरीके से एटम स्टेबल हो जाए, कि भाई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमे ना तो वो इसके नज़दीक जाए लेकिन टक्कर ना मारेगी। हालांकि ये बात रदरफोर्ड के मॉडल में इम्पॉसिबल सी है, लेकिन एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मान लेते कि चलो भाई वो टक्कर नहीं मारता, कि भाई टक्कर नहीं मारता, तो भी क्या होगा बताओ भाई, वो ऐसे स्पायरल पाथ फॉलो करते करते क्या वो न्यूक्लियस को अप्रोच नहीं करेगा? तो उसका जो ऑर्बिट होएगा क्या वो लगातार स्मॉलर नहीं होएगा, और स्मॉलर होएगा और फास्टर होएगा। अगर स्पायरल पाथ फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो लगातार स्मॉलर और फास्टर होता जा रहा है, तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी, इजंट इट। यानी कि उसको भाई एक चेंजिंग फ्रीक्वेंसी एमिट करनी चाहिए। यानी कि जब वो दूर घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी, और जैसे जैसे घूमते घूमते वो नजदीक जाए उससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी हाई हाई और हाई और हाई और हाई होती जानी चाहिए, इजंट इट। यानी एक तरह से उसको भाई कॉन्टिन्यूअस जो भाई रेंज है फ्रीक्वेंसीज की वो एमिट करनी चाहिए ना। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। एमिट क्या होती है हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा से,
नज़र क्या आती हैं हमको, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में हमको नज़र क्या आती हैं, पर कुछ खास फ्रीक्वेंसी की लाइंस, और विजिबल रेंज में तो सिर्फ 4 लाइंस। ओके ठीक है भाई, तो आप समझे कि क्लासिकल जो भाई फिजिक्स है वो तो इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती।